नमस्कार साथियों, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहले चैप्टर की मैथ में स्टार्ट करें। इस पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति के बारे में बेसिक चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम इसके प्रश्नों को सरल करेंगे, तो सभी विद्यार्थी एक बार जुड़ जाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे। पहले हम इसके बेसिक की चर्चा करते हैं। देखो, संख्या पद्धति के अंदर क्या क्या आता है। संख्या पद्धति, सबसे पहले हम संख्या पद्धति के अंदर संख्याओं के बारे में जानेंगे। और गणित के अंदर जो सबसे पहली संख्या होती है, उस संख्या का नाम होता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? प्राकृत संख्या को बेटा n से प्रदर्शित करते हैं। तो n क्या होती है प्राकृत संख्या? ध्यान से देखना। जहां से गिनती की क्रिया प्रारंभ होती है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो इसकी परिभाषा होती है ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जहां से, ऐसी संख्या जहां से गिनती, गिनती की प्रक्रिया आरंभ होती है, आरंभ होती है, होती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या गिनती की क्रिया बेटा एक से प्रारंभ होती है, फिर एक आता है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे संख्याएं चलती रहती है। और कहाँ तक चलती है? अनंत तक। कहने का अर्थ है एक से लेकर जो अनंत तक की संख्या होती है, वो कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। आगे देखते हैं। देखो, अब प्राकृत संख्याओं के गणना के बारे में आपको तीन सूत्र ध्यान रखने। पहला सूत्र देखो, पहला सूत्र होता है प्रथम, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का क्या सूत्र होता है? n प्लस 1/2। ये सूत्र होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का। जैसे हमें ज्ञात करना है एक से लेकर, एक से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, का योग का मान ज्ञात कीजिए, योग का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? एक से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। पहली प्राकृत संख्या एक, फिर दो, फिर तीन, फिर ऐसे चलते चलते हमें कितनी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है? 10। तो n का मान हमारा कितना हो जाएगा बेटा? n का मान हो जाएगा 10। अभी वो सूत्र लिखाया है, उस सूत्र में n की जगह हम कितना लिख देंगे? 10। सूत्र क्या था? सूत्र था n प्लस 1/2। n की जगह कितना लिख देंगे? 10। फिर 10 प्लस 1 बट्टे में क्या आ जाएगा? 2। ध्यान से देखो, 10 प्लस 1 कितना होता है? 11, बट्टा कितना हो जाएगा? 2। ये 2 10 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। 11 पंजों कितना हो जाएगा? 55। अर्थात 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? 55। ये सूत्र हमें ध्यान रखना है। तो पहले वाला लिख लिया था क्या? नहीं लिखा था? तो पहले वाला लिखो, पहले इसको उतारो कि संख्या पद्धति के अंदर प्राकृत संख्या को लिखो पहले पूरा।
लिख लिया गया। इसको उतारो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र उतार लो। उसके बाद ये उदाहरण लिख लो। 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग का मान ज्ञात कीजिए। लिख लिया। ये कैलकुलेशन अपने आप कर लिया करो बेटा। अब आगे चलते हैं। देखो, अब हमने अभी तक पढ़ा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। अगला जो सूत्र इसके अंदर ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। योगफल इसका सूत्र होता है बेटा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 बट्टे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये सूत्र ध्यान रखना है। ध्यान से देखो ये क्या होता है। जैसे हमें बोल दिया गया 1 से लेकर 8 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। अर्थात क्या ज्ञात करना है 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट हमें कहाँ तक ज्ञात करना है 8 के स्क्वायर तक। तो हमें n का मान दिया हुआ है। n का मान दिया हुआ है। कितनी संख्याएं हैं 8। तो n का मान दिया हुआ हमें 8। और हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल का क्या जानते हैं सूत्र जानते हैं। क्या सूत्र होता है। सूत्र होता है बेटा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई में 6 बट्टा कितना होता है 6 होता है। मान रखो n का मान कितना रख देंगे 8। तो फिर 8 प्लस 1 फिर हो जाएगा 2 गुणा 8 प्लस 1 बट्टे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी जहाँ जहाँ n था वहाँ क्या रख दिया 8 रख दिया। अब गुणा भाग करो। देखो ये तो 8 है ही, गुणा 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 गुणा। ध्यान से देखना 8 दूनी 16, 16 में एक जोड़ा 17 गुणा 17 और बट्टे में कितना आ गया 6 आ गया। 3 के पाड़े से ये 2 बार कट जाएगा और 3 के पाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार। 2 के पाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार। अब गुणा कर लेंगे 4 3 12 गुणा 17। 12 को 17 से क्या कर लेंगे गुणा करेंगे तो 12 संतु होता है 84। हासिल आ गई 8। 12 एकम 12, 12 और 8 कितने हो गए
20 यानी 208। तो प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है? 208। और इस सूत्र की सहायता से 12 संतु कितना होता है? 84। तो कितना हो जाएगा? 204। तो इस सूत्र की सहायता से हम 1 से लेकर 8 तक की या अन्य कोई आगे की संख्या दी हुई हो तो उनके वर्गों का योगफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए बेटा। ये जो सारे फॉर्मूले में यहाँ लिखा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको एक ना एक परसेंट प्राकृत संख्या के फॉर्मूले से अवश्य पूछा जा सकता है। लिख लिया? आगे देखो। दो सौ चार यहाँ लिखा हुआ है बेटा। 204। 12 को 17 से गुणा किया कितना मान आता है? 204। आगे देखो। अब तक हमने प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र सीखा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल सीखा है। अगला जो सूत्र होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। इसका क्या सूत्र होता है बेटा? इसका सूत्र होता है जो पहला सूत्र था ना n+1/2, उसका क्या लगा होता है? स्क्वायर लगा होता है। उसका क्या लगा देना है? स्क्वायर। पहला सूत्र पढ़ा था ना n+1/2, इसका क्या लगा दिया? स्क्वायर। क्या प्रश्न आता है? 1 से लेकर 5 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे। अब सवाल ये है कि 1 से लेकर 5 तक की घनों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाना है हमें? 5 के क्यूब तक, क्योंकि 5 तक संख्या लिखी हुई है। अब n का मान कितना है? कितनी संख्याएं हैं? 5। तो n का मान हो गया 5। और हमारा सूत्र रहा वो क्या सूत्र है? सूत्र है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है बेटा। n की जगह कितना रखना है? 5 रखना है तो रख दो। तो 5, फिर 5 + 1 बटे में क्या आ जाएगा? 2, और ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर लगा है। फिर देखो
5, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 बटे में 2 और बाहर क्या लगा है स्क्वायर। ये 2 से कितनी बार कट गया 3 बार। 5 3 कितना हो गया 15 और 15 और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल कितना होता है 225। इसको भी लिखो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लिख लिया। आगे वाला देखो। आगे जो सूत्र आपको ध्यान रखना है उसमें क्या ध्यान रखना है देखना। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। इसका सूत्र होता है बेटा n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या सूत्र होता है n स्क्वायर। उदाहरण से समझेंगे। 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी सीधा सीधा ज्ञात करना होता तो हम n प्लस 1/2 सूत्र से कर लेते, लेकिन सीधा तो ज्ञात करना नहीं है हमें। तो विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। विषम संख्या लिखेंगे 1 से 10 तक। पहली विषम संख्या 1, उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद कितनी होती है 9। इनका हमें क्या करना है योग करना है। कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं तो हैं। n का मान कितना है 5। ये तो छोटा सवाल है तो आप सीधा भी जोड़ सकते हो। मैं ये कह देता 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से 100 तक की विषम संख्याओं में n कितना होगा 100 का आधा कर देना। n का मान कितना हो जाएगा 50। जैसे यहाँ 10 संख्याएं थी तो n का मान कितना आया 5 आया। तो 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी 100। तो विषम संख्या उनमें से कितनी होगी 100/2। n का मान कितना होगा वहाँ 50। क्या सूत्र होता है n स्क्वायर। n कितना है 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। कहने का अर्थ है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n स्क्वायर। और इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। लिखो इसको भी।
लिख लिया, ठीक है। अब अगला, अभी हम प्राकृत संख्याओं में चल रहे हैं। प्रथम एन, प्रथम एन, प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। इसका क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है एन एन प्लस वन। जैसे उदाहरण से समझते हैं, 1 से लेकर 30 तक की, 30 तक की सभी सम संख्याओं का, सभी सम संख्याओं का, सभी सम संख्याओं का योगफल, योगफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। हमें 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अर्थात 1 से लेकर 30 तक की सम संख्या क्या होती है? 2, 4 प्लस 6, ऐसे चलती जाएगी और अंतिम सम संख्या कितनी आ जाएगी? 30। एन का मान कैसे निकालेंगे? टोटल संख्या कितनी है? 30, बट्टे में क्या लगा देंगे? 2 का भाग, तो एन का मान कितना आ जाएगा? 15। क्योंकि 30 तक जो सम संख्याएं हैं, 30 तक जो पूरी संख्या है, उनमें 15 सम है और 15 क्या है? विषम है। तो पूरी 30 थी, 30 में 2 का भाग लगा दिया, तो एन का मान कितना आ गया? 15। एन का मान 15 आ गया, तो हमारा क्या सूत्र है? सम संख्याओं के योगफल का एन एन प्लस वन ही है क्या? तो एन कितना? 15। एन की जगह 15 प्लस 1, 15, 15 प्लस 1 कितना होता है? 16। अब 15 को 16 से क्या कर लेंगे? गुना। 15 छक्का कितना होता है? 90 होता है। घात कितनी दिन चली गई? 9। 15 एकम 15, 15 और 9 कितना हो गया बेटा? 24, यानी 240। अर्थात प्रथम जो 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योगफल है, वो कितना होता है? 240। इसको भी नोट डाउन करो। मैस प्राकृत संख्या में हमें इतना ध्यान रखना है, बाकी संख्याओं के बारे में हम जानकारी करेंगे। प्राकृत संख्या में 5 सूत्र हैं। इन 5 सूत्रों में से आपको एक सूत्र पे आधारित सवाल है पूछा जा सकता है। आप इन पे जरूर प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस प्रश्नों में मैं इसको सरल भी करवा दूंगा। आगे चलें फिर। चलते हैं। देखो, अभी तक हमने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा और प्राकृत संख्या के बारे में हमने पहले ये पढ़ा कि प्राकृत संख्या वो संख्याएं होती है जो 1 से लेकर अनंत तक होती है। प्राकृत संख्या के बाद अगली जो संख्या आती है, उस संख्या का नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। देखो, प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक थी? प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक थी? अनंत तक। जबकि पूर्ण संख्या जब प्राकृत संख्या में 0 और आ जाए, तो वो कौन सी संख्याएं बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। इतना सा ध्यान रखना है कि यदि प्राकृत संख्या में 0 और शामिल हो जाए, तो वो संख्या कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। अगली जो संख्या होती है उसका नाम होता है बेटा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण धन अंक। पूर्ण धन अंक, संधि हुई है ना इसमें? पूर्ण धन अंक। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा,
और अंक का अर्थ तो होता ही है, संख्या बोल दो या अंक बोल दो, पूर्ण संख्या। इसमें क्या है, पूर्ण संख्या आती है। पूर्ण संख्या का अर्थ है जहाँ प्राकृत संख्या में 1 से अनंत था, जहाँ पूर्ण संख्या में 0 से अनंत था, पूर्णांक संख्या में क्या आएगा कि पीछे वाली संख्याएं तो आएगी 0 से अनंत वाली, और इसमें माइनस वाली संख्याएं क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कहने का अर्थ है ये कौन सी संख्याएं हो जाएगी, ये संख्याएं हो जाएगी -1, -2, -3, डॉट 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 कहाँ तक, माइनस अनंत तक, और उधर तो कौन सी है, प्लस अनंत तक, 3 डॉट डॉट प्लस अनंत। यानी प्लस और माइनस की सारी संख्याएं जिन संख्याओं में शामिल हो जाती है, उन संख्याओं को हम कहाँ कौन सी संख्याएं बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की जो संख्याएं होती है पूर्णांक संख्या। 3 संख्याएं सीखिए, 1 से अनंत तक प्राकृत संख्या, 0 से अनंत तक पूर्ण संख्या, और अगली संख्या पूर्णांक संख्या, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या पूर्णांक संख्या। लिखो ये दोनों। अब देखो आगे, अभी आपको ये पता चल रहा होगा कि सर 0 आ गया, प्लस वाली संख्या भी आ गई, माइनस वाली भी संख्या आ गई, लेकिन कुछ संख्याएं बच गई है अभी भी। कौन सी, एक तो बट्टा वाली संख्याएं बच गई है, एक पॉइंटों वाली संख्याएं बच गई है। वो संख्याएं बच गई है ना, वो कहाँ आएगी, देखो इससे अगली संख्या जो गणित में आती है उसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसकी परिभाषा क्या होती है बेटा, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या पढ़ा होगा आपने, ऐसी संख्या जिसे जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके तथा जहाँ p व q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या, व q नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। p और q वहाँ क्या होते हैं, p और q वहाँ होते हैं पूर्णांक, और q का मान 0 नहीं होता। q किस में लिखा हुआ है बेटा, हर में लिखा हुआ है। इसका मतलब q का मान नहीं, क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए। q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो कौन सी संख्या, क्या 0 परिमेय संख्या है, आप बताओ देखे, 0 परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 0/1। 0/1 वापस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 परिमेय संख्या है। फिर अगली परिमेय संख्या क्या है, 1 परिमेय संख्या है क्या, 1 परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1/1, बट्टे के रूप में जिस भी संख्या को लिखा जा सके। और वहाँ बट्टे वाली संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। क्या एक पूर्णांक संख्या में था क्या, बिल्कुल था। क्या ये भी एक पूर्णांक संख्या में था क्या, बिल्कुल था। फिर देखो, क्या 1/2 परिमेय संख्या है, बिल्कुल। परिभाषा ही ये है कि जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके तो वो क्या है, परिमेय संख्या कहलाती है। 1 और 2 क्या पूर्णांकों में नहीं थे क्या, थे ना, तो इसका मतलब 1/2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम परिमेय संख्या के उदाहरण लिखेंगे। परिमेय संख्या के अंदर देखो कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, वो माइनस अनंत से जो प्लस अनंत वाली संख्याएं हैं वो तो क्या है, आएगी। माइनस अनंत से
प्लस अनंत वाली वो संख्याएं जो लिखी थी हमने वो तो आएगी आएगी, इसके साथ में कौन सी आ जाएगी, बट्टे वाली संख्याएं आ जाएगी। जैसे 0 और 1 के बीच में 1/2 नहीं होता क्या, क्या 3/4 इनके बीच में ही होता है क्या? तो ये कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, ये तो है ही, इनके साथ में बट्टे वाली संख्याएं आ गई। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है क्या? तो ये जो पॉइंटों वाली संख्याएं हैं, बट्टे वाली संख्याएं हैं, वो आ जाएगी। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या 5/2 नहीं होता क्या, 5 बटा लिख देता हूँ 3, 5/3 इनके बीच में ही तो होता है, 1 और 2 के बीच में ही होता है। फिर 2 और 3 के बीच में क्या 7/3 इनके बीच में नहीं होता क्या? तो ये कौन सी संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं पूरी। जैसे -1 और 0 के बीच में -1/2 भी तो होता है, -2 और -1 के बीच में क्या होता है, -1, 2 और -1 के बीच में -3/2 होता है। तो ये बट्टे वाली संख्या आ जाएगी और इसके साथ जो पीछे पड़ी है वो सारी संख्याएं आ जाएगी। तो कौन सी संख्याएं बन जाती है, परिमेय संख्याएं बन जाती है। रख लोगे याद, रख लोगे? ठीक है, लिखो इसको भी। इसमें क्या है, पहले पूरी थ्योरी पढ़नी होगी। यदि हम बेसिक से थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आगे प्रश्न ही नहीं होंगे हमसे। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या को मैंने प्राकृत संख्या लिखाया था, कौन सी को पूर्ण लिखाया था, कौन सी को पूर्णांक लिखाया था, कौन सी को परिमेय लिखाया था, तभी जाकर आगे वाले सवाल होंगे बेटा। ठीक है, तो लिख लिया क्या? ठीक है, अगली संख्या देखो, अपरिमेय संख्या। अब ये कौन सी संख्या होती है? अब जो परिमेय के अंदर संख्या नहीं आई ना, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या नहीं आई, देखो वो संख्या नहीं आएगी जिनका अंडरूट से पूरा पूरा मान नहीं निकल रहा था। जैसे √2, √3, √5, √4 का मान तो होता है 2, और 2 का वो लिख सकते हैं 2/1, तो वो तो परिमेय में आ जाएगी। जैसे √5, √7, यानी जिनका अंडरूट से पूरा पूरा मान नहीं निकलता वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि जिनका अंडरूट से पूरा पूरा मान बाहर नहीं आता है वो सारी संख्याएं किसमें शामिल हो जाएगी, इसके अंदर, और इसके अंदर एक संख्या और आ जाएगी जैसे पाई। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, तो पाई इसके अंदर ही शामिल है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पाई संख्या है कौन सी, अपरिमेय संख्या है। लिख लो इसको। ठीक है, पाई वाला जरूर लिख लेना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7 वो क्या है, परिमेय है। क्योंकि एक्चुअल में पाई का मान अलग होता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए इसको 22/7 माना जाता है। लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय है, क्योंकि 22 पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन पाई क्या है, आपको पाई का पूछे
तो अपरिमेय संख्या। आपको पूछे 22/7 क्या है, तो आप कहोगे परिमेय संख्या। ये जरूर ध्यान रखेंगे, आप रख लोगे क्या? ठीक, आगे चलें। इसके बाद लास्ट संख्या आती है हमारी, उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब जो पीछे जितनी भी संख्याएं पढ़ी है वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, चाहे प्राकृत पढ़ी हो, पूर्ण पढ़ी हो, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सारी संख्याएं इसमें यदि शामिल हो जाएंगी तो कौन सी हो जाएगी? वास्तविक संख्याएं। ये कहाँ से कहाँ तक होती है? माइनस अनंत से, ये माइनस वाली संख्याएं तो आएगी ही आएगी, 0 आएगा, 1 2 3, ये तो चलेगा ही चलेगा, प्लस अनंत। इनके बीच में बट्टे वाली संख्याएं हमने देखी थी ना, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या भी शामिल हो जाएगी, जैसे 3/2, फिर यहाँ लिखा था हमने 5/2, तो ये संख्या तो शामिल हो जाएगी हो जाएगी। इसके अलावा कौन सी आ जाएगी? जैसे √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, उसके अलावा √7 आ जाएगा। मतलब जो जितनी संख्याएं पीछे हमने पढ़ी है वो सारी संख्याएं किस में आती है? वास्तविक संख्या में आती है। आप इतना ध्यान रख लेना, गणित के अंदर वास्तविक संख्या में मात्र एक संख्या नहीं आती है जिनके अंडरूट के अंदर माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो, और कोई भी संख्या दुनिया की लिखी हुई है वो सारी वास्तविक संख्या में आती है, लेकिन अंडरूट के अंदर माइनस का चिन्ह लगी हुई संख्या है वो वास्तविक संख्या में नहीं आएगी। और बाकी जितनी भी आपकी संख्या दिखाई दे रही है वो सारी किस में आएगी? वास्तविक संख्या में आएगी। इसको उतारो ऊपर वाली लाइन को, इसको ये संख्या उतार दो, और यहाँ आपकी संख्याएं खत्म होती है। इससे आगे संख्याएं जो होती है वो हमारे कोर्स में नहीं है, नहीं वो हमारा लेवल है, क्योंकि उसके बाद वो 11th में शुरुआत होती है उनकी, जब साइंस में बच्चा लेता है, तो वो हमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ अवकलन समाकलन आपके थोड़ी है, नहीं है, तो वो संख्याएं भी आपके नहीं है। अब हम कुछ अन्य चीजों को जानेंगे, जैसे भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। इन संख्याओं के बारे में हम अब पढ़ेंगे। करें स्टार्ट? ठीक है। पहली संख्या होती है भाज्य संख्या। ये क्या होती है? इधर एक साइड में भाज्य लिख लेता हूं, एक साइड में मैं अभाज्य लिख लेता हूं। भाज्य संख्या, और एक साइड में लिख लिया हमने अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखो, भाज्य संख्या का अर्थ होता है कि ऐसी संख्या जिसमें एक का भी भाग जाए, खुद का भी भाग जाए, इसके अलावा एक संख्या और हो उसका भी भाग जाए। जैसे मैं पहली संख्या लेता हूं यहाँ 4, 4 में देखो 4 का भाग जाता है, 4 में 1 का आ जाता है, और 4 में 2 का भाग जाता है। परिभाषा ये होती है कि यदि 1 और 4 के अलावा, यानी स्वयं और 1 के अलावा कोई भी एक अन्य संख्या का भाग चला जाए वह भाज्य संख्या में आ जाती है। जैसे 1 का तो सब में ही जाता है, फिर 4 का तो 4 में चला गया, उसके अलावा एक संख्या का चला गया तो किस में आ जाएगी? ये भाज्य संख्या। जैसे 3 है, 3 में 1 का जाता है और 3 में 3 का जाता है, इसके अलावा पूरा पूरा भाग किसी भी संख्या का नहीं जाता। खुद का और 1 का भाग जाए तो वह किस में चली जाएगी? अभाज्य संख्या में। जैसे अगली संख्या उठाते हैं 6, 6 में 1 का जाता है, 6 में 6 का भी जाता है। अब जैसे ही दूसरी संख्या का भाग चला गया ये भाज्य संख्या में काउंट होगी। 6 में 2 का भी जाता है और 6 में 3 का भी जाता है, तो ये किस में आ गई? अभाज्य भाज्य संख्या में। अगली यहाँ देखते हैं हम 2, 2 में 1 का जाता है और 2 में 2 का जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो ये केस क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि सेम और 1 के अलावा पूरा पूरा यदि भाग नहीं जाए तो वो किस में आ जाएगी? अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ एक संख्या उठाते हैं 8, 8 में 1 का जाता है, 8 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, तो ये किस में काउंट हो गई?
भाज्य संख्या में। जैसे यहाँ देखते हैं 5, 5 में 1 का जाता है और 5 में 5 का भाग जाता है। इसके अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर देखो यहाँ 9 लिया, 9 में 1 का जाता है, 9 में 1 का भी 9 का भी जाता है, 9 में 3 का भी जाता है। तो ये किस में काउंट हो जाएगी? भाज्य संख्या में। यहाँ देखो 7 लिया, 7 में 1 का जाता है और 7 में 7 का जाता है। इसके अलावा एक भी संख्या ऐसे नहीं है जिसका पूरा पूरा भाग जाता हो। तो ये कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। यानी कहने का अर्थ है जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग चला जाए वो होती है भाज्य संख्याएं। जिनमें स्वयं और एक के अलावा और किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो होती है अभाज्य संख्या। और जो चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या। अभाज्य सीधा ध्यान रखना है, गिनोगे थोड़ी वहां। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है बेटा? 25। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 25। और 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या। अभाज्य संख्याओं की संख्या ये कितनी होती है बेटा? 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15। ये दोनों लाइनें आप जरूर ध्यान रखोगे। सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं लिखिए, कितनी होती है लिखिए। क्या कितनी होती है? तब आप गिनोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी भूल से भाज्य संख्या भी लिख दोगे साथ में। तो आपको 1 से 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है? 25। मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये 25। और 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। ये दोनों उतारो यार। अभाज्य संख्या के निकालने को सूत्र नहीं होता बेटा, क्योंकि इसमें 2, 3, 5 इसमें क्या है गैप, सही जो अंतर है ना वो समान नहीं रहता है इसमें। एक और लिखा देता हूं, नोट के अंदर लिख लेना भाई। नोट के अंदर एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। ये जरूर लिखना। एक, दो तो अभाज्य संख्या है ना बेटा, लिखा दिया ना। लिख लिया क्या? अब इनसे संबंधित प्रश्न कर लें क्या? इनसे संबंधित प्रश्न कर लेते हैं ताकि फिर हम आगे बढ़े। देखो प्रश्न निकालते हैं।
ये पहला प्रश्न है। निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है, हमें बताना है इनमें से परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो मैंने सीधा सीधा लिखाया था कि पाई कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो पाई तो होगी अपरिमेय संख्या। जीरो तो परिमेय संख्या होती है क्योंकि हम लिख सकते हैं 0/1। अंडूर 4 का मान होता है 2, 2 को लिख सकते हैं 2/1। ये तो पहले ही p/q के रूप में लिखी हुई है। तो कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, पाई नहीं होती है, लेकिन 22/7 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ऐसा प्रश्न आएगा, कर लोगे ना आप। अगला देखो, निम्न में अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कौन सी है, सीधा सीधा आपको लिखाया था ना कि √2, √3, √5, √7 मान नहीं लिखाया था। तो √7 कौन सी संख्या है, अपरिमेय। √16 का मान 4, तो ये तो परिमेय हो गई। ये तो 22/7 अभी बताया था परिमेय है, और -3/4 भी क्या है, परिमेय। तो √7 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कर लोगे। अगला प्रश्न देखो बेटा, ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त होगा ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऋणात्मक संख्या का वर्ग का मतलब है -2 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर का मतलब होता है -2 गुणा -2, क्योंकि स्क्वायर लिखा है तो 2 बार गुणा करेंगे। माइनस गुणा माइनस प्लस 2 गुणा 2 4, क्योंकि माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। जैसे एक उदाहरण वो लेते हैं, -5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या लिखेंगे इसको, -5 गुणा -5। तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। 5 गुणा 5 25, तो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। एक तो न भाज्य है न अभाज्य है। फिर आती है अभाज्य संख्या 2, उसके बाद आती है 3, उसके बाद आती है 5, उसके बाद 7। 4 तो अभाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या होती है, तो ये तो ऐसे ही है। 2 और 3 में पहले क्या आता है, 2 आता है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। अगला देखो, वह अभाज्य संख्या कौन सी है जो एक सम संख्या भी है। तो 2 है, वो एक अभाज्य संख्या है, और साथ में इसमें सम संख्या भी है। सम संख्या कैसे, क्योंकि इसमें 2 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सारी संख्याएं क्या होती है, सम अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे 4 सम संख्या तो है लेकिन भाज्य संख्या है, 6 सम संख्या तो है लेकिन भाज्य संख्या है, 8 सम संख्या तो है लेकिन भाज्य संख्या है, लेकिन 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो वह अभाज्य संख्या कौन सी है जो एक सम संख्या भी है, वो कौन सी है, 2 है। ये एकमात्र अभाज्य संख्या है बेटा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रश्न में प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद होती है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 11। 9 नहीं होगा, 9 में 9 का 1 का और 3 का भी भाग चला जाता है। तो अगली कितनी हो जाएगी, 13, इसके अलावा 17, उसके बाद 19, उसके बाद कितनी हो जाएगी, 23। 21 कौन बोल रहा है, 21 में देखो 21 का जाता है, 7 का जाता है, 3 का जाता है, 1 का जाता है, तो 21 तो नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई ना 9। इनका क्या करना है, हमें योग करना है। तो योग करो, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 19 75, सॉरी 58 और 19, 58 और 19 कितने हो गए, 77, 77 और 23 कितने हो गए, 100 हो गए। तो प्रथम 9
अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है 57, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 1 मिनट बताओ, देखिए क्या आंसर होगा। छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो मैंने बेटा ये बताया था कि 1 से 50 तक तो हमें पता है। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है? 15। 25 लिखाया था या 15 लिखाया था? 15। तो 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या तो होगी 15, 1 से 50 तक। अब 50 के बाद हमें चलना है कितने तक? 70 तक। तो हमें 70 तक देखना है। तो देखो 50 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आती है वो आती है 53। 53 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 54, 55, 56, 57, 58, 59। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 59। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 61। उसके बाद 62, 63, 64, 65, 66, 67। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 67। ये 4 अभाज्य संख्याएं होती है 50 से लेकर 70 के बीच में। तो 15 तो हमारी 1 से 50 तक हो गई ना, और 50 से 70 तक हमने कितनी निकाली? 1 2 3 4। तो 15 वो रही 4, अब निकाली 15 4 कितना हो गया? 19। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आया समझ में? आगे वाले में चलते हैं। देखो 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हमें ये बताना है 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो बताओ देखिए। देखो 111 नहीं होगी। क्या संख्याएं तो यही होती है क्या 110 से 120 के बीच? 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। बीच में देखना है तो बीच में 120 नहीं आएगा। 111 में तो 3 का भाग चला जाता है। 111 का तो जाता ही है, 3 का और चला जाता है। 112 में 112 का 1 का 56 का 2 का बहुत सारी संख्याओं का जाता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर 113 देखते हैं, 113 में किसका जाता है? नहीं जाता है ना 113 में। फिर एक तो ये निकाली हमने। 114 में 2 का जाता है ना, 57 का जाता है। फिर 114 खुद का जाता है, 1 का जाता है, तो ये नहीं होगी। 115 में भी जाता है, 5 का जाता है। फिर 116 में 2 का 4 का चला जाएगा। उसके बाद 117 में 13 का जाता है, 13 नमा की 117, 3 का भी जाता है, और 117 का जाता है, 101 का भी जाता है, तो ये नहीं होगा। 118 वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 2 का चला गया, 59 का चला गया। इस 119 में 119 में 70 छक्के 102, 70 7 की 119, तो इसमें 17 का भाग चला जाएगा, 1 का चला जाएगा, 119 का चला जाएगा। तो एकमात्र संख्या है वो है 113। ऑप्शन कितना? ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निकालोगे ना? ठीक है। पाई 1 है, तो पाई हमें लिखाया है। पाई 1 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अगला देखो 22/7 1 है परिमेय संख्या, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। ये नोट्स में लिखा दिया है। निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है, तो प्राकृत संख्या में मैंने 0 नहीं लिखाया था, ये संख्या लिखाई थी 1 2 3 डॉट डॉट प्लस अनंत। 0 आता है पूर्ण संख्याओं से स्टार्ट होता है 0 आना, तो 0 क्या है? एक प्राकृत संख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या
नहीं है, तो प्राकृत संख्या तो इनमें से कोई सी भी नहीं है। निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये तो प्राकृत संख्याओं के अंदर कोई सा भी नहीं है। ये पर्सन क्या है, थोड़ा मिसप्रिंट है भाई। निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है, इनमें से कोई सी भी प्राकृत संख्या नहीं है। माइनस वाला होता नहीं है, जीरो होता नहीं है, बट्टे वाली नहीं होती है, माइनस में बट्टे वाली नहीं होती है, तो ये कोई मिसप्रिंट पर्सन है। निम्न में पूर्ण संख्या है, निम्न में पूर्ण संख्या है, तो निम्न में पूर्ण संख्या तो इनमें से कोई सी निकालो। ये तो बट्टे वाली है, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये भाग लगाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा ना, माइनस वाली पूर्ण संख्याओं में नहीं आते, इसमें भाग लगाते हैं 18/3, 6 आता है, 6 पूर्ण संख्याओं में शामिल होता है, तो सी इसका क्या हो जाएगा सही। देखो ये बट्टे वाली है, पूर्ण संख्या में नहीं आती है, फिर ये बट्टे वाली है, पूर्ण संख्या में नहीं आती है, ये माइनस का 6/3, तो माइनस 6 में 3 का भाग लगाया 2, तो -2 पूर्ण संख्याओं में नहीं आता है, पूर्णांक से स्टार्ट होता है माइनस, और 18/3, 18 में 3 का भाग गया 6, 6 पूर्ण संख्याओं के अंदर आता है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही। अगला देखो, निम्न में से पूर्णांक संख्या है, आपको बताना है इनमें से पूर्णांक संख्या कौन सी है। तो मैंने बताया था पूर्णांक संख्या में माइनस अनंत से लेकर -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 प्लस अनंत चलता है। तो यहाँ कौन सी संख्या हो जाएगी जो पूर्णांक संख्या में आती है, -2। पॉइंटों वाली संख्याएं परिमेय संख्या से स्टार्ट होती है, उससे पहले पॉइंटों वाली संख्याएं स्टार्ट नहीं होती है, तो -2 इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से पूर्णांक है, बताओ कौन सा है इसमें से पूर्णांक। अभी तो लिखा है पीछे वाला, हाँ, तो ये तो देखो परिमेय संख्या आ जाएगी, पॉइंटों में मान आ जाएगा, तो पॉइंटों में पूर्णांक नहीं आता। इसमें भी पॉइंटों में मान आ जाएगा, पूर्णांक नहीं आता है। इसमें भी बट्टे वाली संख्याएं आ गई तो पूर्णांक में नहीं आता है। लेकिन +2 और -2 पूर्णांक संख्या में आता है कि पूर्णांक संख्या प्लस अनंत से माइनस अनंत तक होती है, तो 2 और -2 पूर्णांक संख्या में आता है। अभी पीछे उदाहरण देखा है, क्या इसमें 2 और -2 नहीं दिखाई दे रहे आपको, 2 और -2, तो 2 और -2 किस में आते हैं, पूर्णांक संख्याओं के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये अभी विभाज्यता के नियम कराएंगे हम, उसमें देखेंगे, ये भी विभाज्यता का नियम कराएंगे अभी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है बेटा 2, क्योंकि एक न तो भाज्य है न अभाज्य। 0 में भाज्य अभाज्य में चर्चा नहीं करते हम, तो कौन सी संख्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या भी 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या है बेटा, 3 है, क्योंकि एक न तो भाज्य है न अभाज्य। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, और बेस से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 आंसर क्या है इसका सही, सी ऑप्शन। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर होता है, क्रमागत 2 विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है ये बताओ। देखिए, तो अब हम उदाहरण से समझते हैं। देखो 1, 3, 5, 7 ये होती है क्रमागत विषम संख्याएं, यही होती है ना, ऐसे चलती रहेगी। दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर, तो देखो 3 - 1 कितना हो गया 2, 7 - 5 कितना हो गया 2, 5 - 3 कितना हो गया 2, 9 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा 2, 11 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा 2, 13 में से 11 घटाओगे कितना आ जाएगा 2, तो क्रमागत 2 विषम संख्याओं का अंतर कितना आता है बेटा 2 आता है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना होगा। अब हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याओं के नियम। नहीं, भाज्य अभाज्य पढ़ लिया, अब एक संख्या पहले पढ़ते हैं सह अभाज्य, उसके बाद हम पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम। देखो सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या क्रमागत कोई भी दो संख्या होती है ना,
वो कौन सी संख्याएं होती है? सहभाज्य संख्याएं होती है, या इनकी परिभाषा होती है कि जिन दो संख्याओं में एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं हो, वह संख्याएं कौन सी होती है? सहभाज्य संख्याएं होती है। जैसे 1 और 2 है, इनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे 2 और 3 है, इनमें एक दोनों में है। अरे एक का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो एक दोनों में है, लेकिन एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 में एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे 4 और 5 है, कोई भी एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे 5 और 6 हो गए, इनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। यानी क्रमागत दो संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होती है। इसके अलावा जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं हो, वह भी सहभाज्य संख्या होती है। जैसे 19 और 23 है, इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 16 और 31 है, इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। एक का इसमें भी भाग जाता है, इसमें भी भाग जाता है। इसके अलावा कोई एक ऐसी संख्या है क्या जो दोनों को विभाजित कर रही है? नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है। जैसे 31 और 32 है, 31 और 32 में एक का तो दोनों में जाता है, इसके अलावा एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके। है क्या? नहीं है। तो ये कौन सी संख्या है? सहभाज्य संख्या। जैसे मैं यहाँ लिख देता 3 और 12, तो इनमें एक के अलावा 3 है, 3 का 3 में भी जाता है और 12 में जाता है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिनमें कॉमन केवल क्या हो? एक हो। जिनमें कॉमन केवल एक हो, वह सहभाज्य संख्याएं होती है। और लगातार कोई भी दो संख्या उठा लो आप, वो सारी क्या होती है? सहभाज्य संख्या होती है। इतना सा इसमें ध्यान रखना है बेटा। तो लिखो इसको, सहभाज्य संख्या लिख लो इसको। ऐसे लिख लेना कि जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। उतार लो इसको बेटा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी की चर्चा है वह हम अगले हमारी क्लास होगी उसमें करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हम विभाज्यता के नियम से संबंधित चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।